हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने जहाँ तक सीख लिया था, आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझने से पहले जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, तो वो जा कर के प्रीवियस वीडियो को ज़रा चेक कर लें। और प्रीवियस वीडियो को चेक करने के लिए ये जो ऊपर आपको कार्ड बटन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करें और आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा और इस पर आप ध्यान दें। जब आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके आगे ही नेक्स्ट स्टेप में आपको ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना आएगा। और ये क्यों ज़रूरी होता है, तो जैसे कि आप ऐसा समझें कि किसी भी इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ा एक रूल ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अंदर क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट हम रिएक्ट करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट में उतनी ही क्वांटिटी हमें मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि अगर आप लोगों को आपके घर वालों ने गेहूं पिसवाने के लिए भेजे चक्की पे, ठीक है, और मान के चलिए कि आपको 50 केजी उन्होंने दिए थे, 50 केजी 50 किलो। अब आप गए जाकर के चक्की वाले के पास में, आपने जाकर के अपने गेहूं दिए और कहा भैया इसका ज़रा आटा निकाल दें, आटा पीस करके इसको दें। तो भैया आप ये चीज़ ध्यान दें कि जब आपने गेहूं पिसवाए तो 50 किलो आपने दिया है, ठीक है ना, 50 केजी आपने शुरुआत में दिया है। तो क्या आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा, जब वो गेहूं जब पिस जाएगा, जब हमको व्हीट फ्लोर मिलेगा, तो आप उसका कितना वेट वहाँ से उठाएंगे? ऑब्वियसली 50 केजी, क्योंकि जब हमने 50 केजी दिया है तो 50 केजी हम लेंगे। देखो, तो मान के चलिए अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपको 45 केजी देता है, 40 केजी देता है, या 47, 48 अप्रॉक्स जो भी अगर वो देता है, तो क्या आप उस चीज़ को लेंगे? नहीं, आप क्या बोलोगे, भैया हम नहीं ले रहे। मैं बोलूँगा क्यों नहीं ले रहे भैया आप बोलेंगे हमने 50 केजी दिया है, 50 केजी लेंगे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी भी रिएक्शन को करने से पहले जो भी रिएक्टेंट हैं उनके जितने भी वेट हैं, उन सारे वेट्स को अगर हम ओवरऑल एक कर लें, इकट्ठा कर लें, तो जो टोटल वेट होगा रिएक्टेंट्स का, उतना ही वेट प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलना चाहिए। तो यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि मास जो होता है वो ना तो रिएक्शन होने के बीच में बन जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, ना बढ़ जाएगा, और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही वो घट जाएगा, ना ही वो कम होगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोला जाता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जितना है पहले उतना ही प्रोडक्ट बनने के बाद में भी रहता है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से होना ऐसा चाहिए। तो हम जो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन बनाने में हम लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करानी रहेंगी। फॉलो इसलिए करानी रहेंगी क्योंकि अगर हम केमिकल इक्वेशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास ही अगर फॉलो नहीं करा पाए तो केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तात्पर्य रह जाएगा, क्या अर्थ रह जाएगा। केमिकल इक्वेशन हम लिखते ही क्यों हैं? केमिकल इक्वेशन हम इसलिए लिखते हैं कि जब भी हमने जो रिएक्शन करी हो, उस रिएक्शन को करने में जो चीज़ें हमने एक्चुअली परफॉर्म की हैं वो सारी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ को सिस्टमेटिक वाइज यहाँ पर अरेंज करें, ताकि उस इक्वेशन को पढ़ करके कोई थर्ड पर्सन जिसने वो रिएक्शन अपने सामने होते हुए नहीं देखी है, केवल और केवल केमिकल इक्वेशन को देख करके जब वो उसे परफॉर्म करे तो बिल्कुल रिजल्ट वही आए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था तब आया था। समझ में आ रहा है? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट हम
किताबों में जस्ट लिख करके बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये सारी कंडीशंस अगर आपने फॉलो कर दी तो जाकर के आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा, वही आउटपुट मिलेगा जो हमने लाइव एक्सपेरिमेंट में किया है। ठीक है, इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से मैंने आपको केमिकल इक्वेशन लिखना बता दिया था। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद में अब हम नेक्स्ट स्टेप इसकी लेके चल रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कैसे करते हैं, कैसे हमको ये पता चलेगा कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो हमें क्या करना चाहिए और अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक इक्वेशन लेता हूं, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे हमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के साथ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ये हमें एक केमिकल इक्वेशन दी गई है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये केमिकल इक्वेशन यहाँ दी गई है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यही बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर से ये हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं कहूँगा इस चीज़ के लिए रुको और थोड़ा वेट करो। सारी चीज़ें एक साथ लेना चाहोगे तो भैया कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। मतलब सीधा कहने का ये है कि अभी जस्ट ये केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री, साइंस जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये रिएक्शन इसके साथ में करने पर यही क्यों मिला, ये आपको अभी तुरंत नहीं आएगा। धीमे धीमे जब आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक केमिस्ट्री है आपकी 10th क्लास की साइंस में, जब आप वो वहाँ तक पूरा पढ़ लेंगे तब आप कॉमनली अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ इसके साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो यही बनेगा। ठीक है, तो सर मान लीजिए अगर हमें वहाँ तक के लिए वेट करना पड़ेगा, तब तक अगर हमें वेट करना पड़ेगा तो सर अभी कैसे समझ में आएगा। अरे मेरे महानुभावों बच्चों, जरा ये देखा करो कि आप लोगों को ये रिएक्शन चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, ये आपको ऐसे वो वर्बली बोल नहीं देंगे वो कि अपने मन से कोई एक रिएक्शन बताओ। ठीक है ना, तो आपको ये लिखी हुई मिलेंगी, जस्ट उनको पहले कन्वर्ट करना है, फिर केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है उसको देखना है, उसके बाद में फिर उसे बैलेंस्ड करना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल आप लोगों को रिएक्शन लिखी हुई मिलेंगी, बस उनका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं क्लास 9th के अंदर चैप्टर 3 के अंदर ये बाकायदा बताया गया है, आप पढ़ें उसमें से। और मैंने आपको जैसा बोला है कि अगर जिस किसी को भी अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके लिए भी एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने सर ये तो देख लिया था कि इस तरीके से अगर पूरे वर्ड्स में पूरे नाम के रूप में अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे रहते हैं तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। केमिकल इक्वेशन एक प्रिसाइज तरीका है, एक बहुत ही छोटा तरीका है जिसमें हम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करते हैं कि समझ में भी आए और कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का होता है Zn। सर ये आप जेड में ये बीच में ये क्यों कर देते हैं, मेरे को ठीक लगता है कि इस तरीके से जेड बनाना चाहिए। नॉर्मली बनता ऐसे है पर मैं ऐसे बना देता हूँ, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बना दें या ऐसे बना दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। सर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा सही क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा सही तो सबको पता है यही रहेगा। तो सर आप फिर इसको क्यों बनाते हो, मेरी आदत में आ चुका है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है
तो जैसे ये जिंक है, जिंक के बाद में सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा ये आपको इस वक्त तो याद करना पड़ेगा, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है सर, इतने सारे नामों से क्या पेपर में या 10th में आता है क्या? 10th के अंदर जो दो नाम मोस्ट फेमस हैं वो है हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रॉल नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, तो जैसे जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने पर ये जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट मतलब बेटा इस प्रकार से जिंक सल्फेट बनता है। सर अब आप एक चीज़ बताइए कि जो जिंक सल्फेट आप बता रहे हैं और इसके साथ में आपने बताया हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बना दी भैया अपन ने। अब जरा एक चीज़ जरा ध्यान से समझना कि सर ये बताइए कि यहाँ पर जो ये जिंक सल्फेट आपने बनाया ये फॉर्मूला बना कैसे और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया ये बना कैसे? तो मैंने फिर से भी बोला है ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे लिखें, तो मुझे पता चलेगा कि भैया मेरे कितने बच्चे परेशान हैं इन टॉपिकों में, तो मैं उसी हिसाब से जल्दी आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला बना करके सिखाऊंगा और एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अच्छा सर ऐसे दिया हुआ इतना तो समझ में आ गया। सर जब तक हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट के बारे में रिएक्शन में जब तक हिंट ना दी जाए तब तक नहीं लिखनी चाहिए या खुद अपने दिमाग का उपयोग करके एजम्पशन लेना चाहिए, एज्यूम करना चाहिए कि ऐसे ऐसी इसी स्टेट में होगा। तो देखो बेटा मैं तुम्हें अब एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों के जैसे 10th का जितना लेवल है, CBSE की बात कर रहा हूँ, MP बोर्ड की बात कर रहा हूँ या कोई भी स्टेट बोर्ड है, उसके अंदर जब तक आप लोगों को स्टेट के लिए, स्टेट मतलब वो कौन सी अवस्था में है, लिक्विड सॉलिड गैस कौन सी स्टेट में है, जब तक ऐसी कोई आपको हिंट ना दी जाए तब तक आप लोग अपनी तरफ से मेंशन ना करें। पर फिर भी कोई ये चाहता है कि सर इतनी सी भी गलती ना हो, एग्जामिनर मेरा इतना सा भी एक कोई छोटी सी गलती बता करके मेरे नंबर ना काट ले, तो फिर अपना कॉमन सेंस लगा करके आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलें जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बेटा ये गैसियस फॉर्म में भी पाई जाती है और इसी को अगर कंडेंस्ड कर दिया जाए, प्रेशर लगा दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो इसी हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, इसी हाइड्रोजन को हम लिक्विड स्टेट में भी लेके आ सकते हैं। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से जो ये चीज़ बन रही है या हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट करने पर ये कौन सा स्टेट इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए बेटा आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब तक आपको आपके रिएक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का हिंट ना दिया जाए तब तक हम रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो उसको अगर एज्यूम करेंगे तो उसे हम हमेशा नेचुरल स्टेट में एज्यूम करते हैं कि नेचुरल स्टेट में ये चीज़ किस तरीके से पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसका नेचुरल स्टेट गैसियस फॉर्म होता है, तो इसलिए मैं इसे गैसियस स्टेट में मानूंगा। ठीक है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन टाइप का सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम और सॉल्यूशन के लिए हमेशा जो स्टेट होती है वो एक्वस फॉर्म किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी बेटा इसके अंदर एक्वस फॉर्म में ही पाया जाता है। जिंक एक मेटल है, मेटल मरकरी को छोड़ करके मोस्टली मेटल जितने भी हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए जिंक को हम सॉलिड स्टेट में मानेंगे। सर ये आपको तो पता था, आपने तो देखा है सल्फ्यूरिक एसिड या जिंक सल्फेट, इसलिए आपने बोल दिया सर कि इनका ये सॉलिड मतलब सॉल्यूशन स्टेट आएगा, इसलिए आपने इनका मेंशन एक्वस स्टेट लिख दिया है। हमको तो नहीं पता ना, तो मैं बोलूँगा बेटा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्टनेस आती जाएगी, परफेक्शन आपके अंदर आता जाएगा। अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है
धीमे धीमे आप लोगों को इसके अंदर पता चलता जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, जिंक सल्फेट भी सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। जैसे जैसे आप नए नए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते जाओगे, स्टडी करते जाओगे, तो आप लोगों का कॉमन नॉलेज बढ़ता जाएगा। जरा देखें इसमें अब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं सर, सब कुछ तो लिख दिया, क्या सर यहाँ पे कोई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह दिया नहीं, जब तक नहीं दिया गया तब तक नहीं बताया गया। अब इसमें तो मैं अपनी मर्जी से भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है कि ये रिएक्शन नॉर्मल हो गई है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, कैटलिस्ट लगाना पड़ा ताकि और जल्दी हो जाए। हो तो रही है, कैटलिस्ट का काम और जल्दी भी करना होता है। किसी रिएक्शन को होने में मान के चलो 2 घंटे लग रहे हैं, मैं कैटलिस्ट डाल दूंगा तो हो सकता है मे बी 10 से 15 मिनट लगें। उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब रिएक्शन की जो रफ्तार होती है बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब हम करेंगे इसको बैलेंसिंग चेक। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं सर चेक, तो देखो बेटा, सबसे पहले एक तरफ हम लिखते हैं एलिमेंट, एक तरफ लिखते हैं LHS और एक तरफ लिखते हैं RHS। ध्यान देते चलना है ना, फिर बोलोगे सर दिक्कत हो गई। तो अब जरा देखें ध्यान से, क्या देखना है सर, सर देखो ये क्या है, ये वाला पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड का। कैसे पता सर ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे सामने जो मैंने रिएक्शन लिखी है उसके सामने खुद खड़े हो जाओ, और मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला राइट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सर आप क्या बताना चाह रहे हो, एलिमेंट का मतलब होता है कि ये रिएक्शन होने में कौन कौन से एलिमेंट ने पार्ट किया है, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट ने इसमें रिएक्शन के करने में भाग लिया है। ठीक है, टेक पार्ट किया है। जरा देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हमारे पास में है एक जिंक, इसके बाद में एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर है सल्फर, यहाँ पर है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद में ये एलिमेंट हो गए। सर ये LHS में हम क्या लिखेंगे, LHS में हम लिखेंगे नंबर, यानी कि जो जिंक है वो कितने नंबर में है, हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में है, या क्वांटिटी उसकी अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे जिंक बेटा क्या है, जिंक बेटा इसमें केवल और केवल 1 दिख रहा है, इसलिए हम जिंक को 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन सर यहाँ पर 1 है, परंतु इसके नीचे जो नंबर जो लटका हुआ है, तो सर इसका मतलब हम क्या समझें, इसका मतलब आप ये समझें कि हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। सल्फर कितना है, सर सल्फर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जहाँ कुछ ना लिखा हुआ करे वहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, तो सल्फर 1 है। सर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बेटा ये नीचे 4 लगा हुआ है ऑक्सीजन के, इसलिए ये ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 4 हो गया। इसके बाद में सर इधर आ जाओ, ये कौन सा साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब जिंक को चेक करो, जिंक कितना है, जिंक 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा नीचे, इसलिए जिंक 1 है। सल्फर कितना है, सल्फर सर यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सर यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन सर यहाँ पर 2 है। सर तो अब आप क्या बताना चाह रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिया अगर हमने जिंक 1 था और मिल अगर हमको 1 ही रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। अगर हमने हाइड्रोजन 2 दिए थे और प्रोडक्ट साइड में भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो रिएक्टेंट साइड है, राइट हैंड साइड तो हमारा प्रोडक्ट साइड है, तो अगर हमने 2 हाइड्रोजन दिए थे और हमको आउटपुट में 2 ही हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। और बेटा देखो ध्यान से, तो ये दोनों भी बैलेंस्ड है। अरे सर ये तो आपने एक ऐसी इक्वेशन लिख करके बता दी है जो ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है। मैं कहूँगा हाँ मैंने बताया है आपको, तो सर आपने ये क्यों बताया, आप तो अनबैलेंस्ड बताते। बेटा एक चीज़ बताओ, किसी भी चीज़ को बैलेंस्ड बनाने से पहले कोई अनबैलेंस्ड अगर डायरेक्ट में बता देता, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अनबैलेंस्ड तो ठीक है आपको समझाऊंगा, पर बैलेंस्ड कैसे चेक करते हैं, बैलेंस्ड है या नहीं, इसका आपको पता भी तो होना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा आपको कि इसके अंदर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो ये पहले कराना जरूरी था कि इक्वेशन कैसे चेक करते हैं बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो नो टेंशन, आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है, कोई भी नंबर नहीं काट सकता आपके। ठीक है, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, भले ही आप लोग कितने भी केमिकल फॉर्मूले सही लिख लो, अगर आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, 1 नंबर नहीं मिलेगा।
केमिकल इक्वेशन कहते हैं, पूरी मेहनत खराब हो जाती है मात्र एक गलती की वजह से। इसलिए आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जब भी केमिकल इक्वेशन को चेक करें तो उसमें देखें कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो उसे बैलेंस्ड करें। अब कैसे बैलेंस्ड करेंगे और कैसे इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं मिलेगी हमें, तो वो अब हम चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन हटानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब ये तो अपने जो करा था तो ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन निकल गई। अब हम एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन लेने के लिए जैसे कि हमारे पास में एक इक्वेशन है आयरन। आयरन का सिंबल बेटा होता है Fe, पानी H2O, इन दोनों को रिएक्शन होने पर मिलता है Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और इसमें से निकलता है हाइड्रोजन, ठीक है सर। अब आप हमको ये बताएं क्या सर इसमें हम अपनी स्टेट मेंशन करेंगे क्या? तो मैं बोलूँगा बेटा आपकी मर्जी है, आपको करना है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो ज़बरदस्ती ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कभी कभी कुछ अतिरिक्त दिमाग चलाने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां, कुछ खामियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा किया धराया सब गलत हो जाता है। हो सकता है आपने इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड कर दी, सब कुछ सही कर दिया, बस स्टेट गलत लिख दी, उसकी वजह से भी आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि केमिकल इक्वेशन में जब आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं अगर वो बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल सही हैं, तो ही आपकी मार्किंग होती है, वरना नहीं होती है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को इसको चेक करके बताते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से हम ये चेक करेंगे कि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो हमने चेक किया इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो Fe है। सर F अलग लिख दो, E अलग लिख दो। बेटा E का कोई भी एलिमेंटल फॉर्म नहीं होता। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये एक एलिमेंट है? बेटा मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ें। चैप्टर 5 के अंदर पीरियोडिक टेबल, वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जरा उठाओगे तो उसके अंदर 118 एलिमेंट मिलेंगे, 118 एलिमेंट मिलेंगे। तो उनको जरा देखो, रोज सुबह शाम देखा करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एलिमेंट है। F अलग नहीं है। F अगर अलग होता तो उसे फ्लोरीन बोलते हैं, परंतु E का कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसीलिए Fe एक आयरन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और इसी प्रकार से बस यही 3 भी उस साइड में भी हैं। तो अब हमने यहाँ पर LHS साइड में आयरन को देखा तो कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर है 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर है 1। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, आयरन है हमारे पास में 3, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है हमारे पास में 4, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास में है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इनको चेक किया। चेक करने पर हमको पता चला कि हाइड्रोजन सर जितने हमने रिएक्टेंट में दिए थे उतने ही प्रोडक्ट में मिले, परंतु अगर आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, वो ऑब्जर्व आपने ये किया होगा कि जो आयरन हमने दिया था 1 मिले हमको 3। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया सर। ये तो कैसे सर, दे हम 1 रहे हैं, मिल हमको 3 रहा है, ये तो मुनाफे का सौदा हो गया। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, यानी कि आयरन जो है, आयरन अगर आपने रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कराया था 1 और मिल कितना गया आपको 3, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, इसीलिए क्रॉस लगा दिया है। और यहाँ पर ऑक्सीजन आपने 1 बैलेंस्ड किया था और प्रोडक्ट में आपको 4 मिल रहा है, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। तो भैया ये मैंने बता दिया कि आपके ये 2 बैलेंस्ड नहीं है। अब क्या करना है, अब अगर जैसे ये बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस्ड करेंगे। इस प्रकार की इक्वेशन कहलाती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कभी भी हम हमारे आंसर में नहीं लिखते हैं, हमेशा हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही सही मानते हैं। अनबैलेंस्ड अगर हो रही है तो उसे बैलेंस्ड करने का काम हमारा है। आप जरा ध्यान से देखें सर कैसे बैलेंस्ड होते हैं, तो मैं कहूँगा भैया इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, मैं बोलूँगा,
तो आप अपनी लैंग्वेज में या फिर मेरे इस वीडियो के अंदर जितने भी रूल्स मैं बोलूँगा उनको 3 से 4 बार रिपीट कर करके सुनना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोला, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको इनको बैलेंस्ड करके भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड में रूल्स लिख लेता हूँ, है ना। तो जरा रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 ये कहलाता है, ध्यान देना कि जब हमने दिया 1 है और अगर हमको मिल 3 रहा है तो सर इसका मतलब ये हुआ, कहना ये चाह रहे हो कि अगर हमने दिया था स्मॉल नंबर और आउटपुट मिला हमें बिग नंबर का, तो बिग नंबर को यानी कि जो 3 है 3 है, 3 को क्या हम बंद कर दें क्या? नहीं, जो पहले अपने आप में बढ़ चुका है उसे हम डिक्रीज नहीं करेंगे। ये नियम है पहला, ध्यान रखना कि मतलब अगर आपका जो बैलेंसिंग चेक कर रहे हो उसमें कोई नंबर अगर बड़ा है और कोई दूसरा नंबर छोटा है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, आप जब बैलेंसिंग कर रहे हैं उसमें कोई नंबर अगर एक बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है तो बड़े नंबर को कभी भी छोटा नहीं करते हैं। हमेशा से हम बैलेंस करने के लिए जो छोटा नंबर होता है उसे इंक्रीज करते हैं। अब बोलेंगे बच्चे सर हमेशा तो हम भूल ही जाएंगे, तो एक कोई छोटी सी ट्रिक बता दो तो जिससे हमारा दिमाग चल जाए। तो जैसे सुना होगा आप लोगों ने, जो व्यक्ति कुछ ज़्यादा अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुंच जाते हैं, अच्छा रुतबा हो जाता है, अच्छे पैसे वाले हो जाते हैं, और जो लोग थोड़ा सा कम फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो जो ज़्यादा हाई फाइनेंशियली स्टेबल है इस वक्त उसके बारे में थोड़ी सी बुराइयां करेंगे। तो वो ऊपर वाला व्यक्ति क्या बोलता है, जो अच्छे ओहदे पर है, डेजिग्नेशन पर है, वो बोलता है जलो मत, बराबरी करो, मतलब मुझे नीचे मत खींचो, खुद को अब मेरे स्तर तक लेके आओ। ठीक है, ये एक हिंट है, ये कोई रूल नहीं है, जस्ट मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि हिंट क्या होती है, कभी कभी ध्यान रहती हैं, रूल्स भूल जाते हैं। मतलब कभी भी बड़ा नंबर जो है वो कभी छोटा नहीं होगा इसके अंदर, और हमेशा छोटे नंबर को ही बड़े नंबर के बराबर हमको करना रहता है। तो ये पहला रूल है। ठीक है, क्या होता है कि स्मॉल नंबर जो होता है, स्मॉल नंबर को हम क्या करते हैं, मेक स्मॉल नंबर, आप लिखेंगे, आप हिंट में डाल देना, मेक स्मॉल नंबर इक्वल टू बिगी। ये कोई ऐसे आपको रूल्स बुक के अंदर लिखे हुए नहीं मिलेंगे इस लैंग्वेज में, ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आपको ये रूल्स किसी को दिखाने भी नहीं है, किसी को भी दिखाने नहीं है, कहीं पर लिखने नहीं है, मतलब फेयर वर्क में या फिर आपके आंसर वगैरह में, ये जस्ट आपके नोट्स हैं, ये ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। आप हमेशा ये चीज़ बोलेंगे, कभी भी बड़े नंबर को छोटा नहीं करते बैलेंसिंग में, हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर के बराबर बनाने का प्रयास करते हैं, और बराबर बनाने के लिए हम जो भी इसमें काम करेंगे उसके हिसाब से ये इसको बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी बाद में बताऊंगा, ये पहला नियम है। दूसरा एक और चीज़ कि सर एक और चीज़ आप बताएं कि जो भी अब जैसे मान के चलिए मुझे अगर 1 को 3 के इक्वल करना है तो 1 में पहले मुझे किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई ही क्यों करें, हम तो ऐड भी कर सकते हैं, तो ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। तो मैंने बताया कि हमेशा से जब भी आपको छोटे नंबर को बड़े नंबर के इक्वल करना रहेगा तो एडिशन वाला ये फॉर्मूला नहीं चलता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही एप्लीकेबल होता है। किसके अंदर, हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो जिनको ये भी छोटा सा फालतू का कॉन्फ्यूजन आ रहा हो तो ये भी लिख लेना कि कभी भी एडिशन नहीं करते, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसके अंदर, अगर मान लीजिए मुझे इस नंबर को इसके इक्वल करने के लिए अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 1 = 3, तो 3 और 3 दोनों बराबर। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे किसी ना किसी नंबर से किसी छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो बड़े नंबर के बराबर हो जाए। ध्यान से सुना, किसी छोटे नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके मल्टीप्लिकेशन से वो बड़े नंबर के बराबर हो जाए, तो
वो जो नंबर है जिससे आप इस छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, उस छोटे नंबर को आप कभी भी किसी भी कंपाउंड के पीछे नहीं लिखेंगे। किसी भी कंपाउंड के अंदर तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के नीचे नहीं लिखोगे। जैसे कि मान लो कि मैंने अगर इसको इक्वल करने के लिए अभी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देना, ठीक है, और ये टोटल कितना बन जाएगा 3। तो सर आपने क्या किया, जो आयरन है उसको बैलेंस्ड करने के लिए आपने 3 का मल्टीप्लाई किया। और सर ये 3 का मल्टीप्लाई आप किधर कर रहे हो, LHS में। LHS में आयरन के ये LHS ये है, RHS वो है। LHS में आयरन किधर है, ये रहा आयरन। तो इसमें अब मुझे 3 नंबर का कैसे भी करके इसमें एडजस्ट करना है। तो सर एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट ऐसे कर सकते हैं क्या, ये 3 का मैंने एडजस्ट कर दिया, ऐसा काम कर सकते हैं क्या, या फिर ऐसा करेंगे, कौन सा वाला करेंगे। तो मैं बोलूँगा बेटा कभी भी एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए कभी भी नंबर को पीछे की तरफ और नीचे की तरफ लटकाते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो अभी मैं आपको हिंट दूंगा, फिर इसका साइंटिफिक रीजन दूंगा कि आखिरकार क्यों। अब ध्यान देना कि जो ये 3 है, इस 3 को बेटा अगर मैं नीचे अगर ऐसे कर दूंगा, लटका दूंगा, तो आप अभी एक फालतू मतलब देखो क्या होता है ना, हिंट जो होती है ना, हिंट जो होती है वो फालतू की चीज़ें ही हमारे दिमाग में रहती हैं। अभी देखना मैं आपको ओरिजिनल बात बताऊंगा तो वो आप लोग एक दिन के बाद भूल जाओगे, और फालतू की बात बताऊंगा तो तुरंत याद हो जाएगी। हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा हो चुका है ना, दिमाग ही हमारा ऐसा हो चुका है। जैसे कि मैं कहूँगा कि लटकाने वाले काम अच्छे लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए लटकाने का नहीं। तो सर कैसा काम करना चाहिए, हमेशा फ्रंट में। फ्रंट मतलब किसी से अगर बात करनी है, किसी को अगर अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, भला बोलना है, जैसा भी बोलना है, सामने बोलो। कम से कम 2 मिनट के लिए आप बुरे रहोगे, कम से कम पीठ पीछे आपकी बुराई ना करेगा। वो बोलेगा यार वो मुंह का गंदा है, तो कम से कम सामने बोल के जाता है। ऐसा मैंने आपको हिंट में दिया, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग नॉर्मल डेली लाइफ में सुनते हैं और महसूस करते हैं, इसलिए आपको याद रहेगा कि लटकाने वाला काम अच्छा व्यक्ति नहीं करता है, हमेशा फ्रंट से ही वो खेलता है या फ्रंट में ही वो बोलता है। तो इसीलिए सर कभी भी जो भी नंबर से जिसको हम बैलेंस कर रहे थे छोटे नंबर को, तो वो नंबर हमेशा बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट में ही लगाएंगे। तो दूसरा नियम क्या हो गया, दूसरा नियम अभी बेटा मैं ये सब करके बताऊंगा आपको, है ना, अभी मैं ये करके बताऊंगा, अभी यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, जस्ट नियम बता रहा हूँ। तो अभी आपको क्या लिखना है दूसरे नियम में, कि छोटे नंबर को लिखना अपनी भाषा में, हिंदी में ही लिख लो। जिसको इंग्लिश कन्वर्जन करना है वो अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख ले, कि अगर आपको कभी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर के इक्वल करना है, उसके लिए छोटे नंबर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उस नंबर को केमिकल इक्वेशन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा फ्रंट में रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट में, कभी भी बैक में मतलब पीछे की तरफ और नीचे की तरफ यानी लटका करके हम कभी भी बैलेंस्ड नहीं करते। क्योंकि अच्छे व्यक्ति सर क्या करते हैं, अच्छे व्यक्ति हमेशा सामने से हाँ या ना कर देंगे, कभी भी लटकाएंगे नहीं, बीच में फंसाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसा समझ लेना है। तो ये आपका दूसरा वाला नियम हो गया। अब सर तीसरा नियम, चलो एक काम करते हैं, दूसरे वाले नियम को मैंने ये अब आपको बता तो दिया, अब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी बता दो। सर ये तो तुक्का बताया आपने ताकि हमें याद रह जाए, अब ओरिजिनल भी तो बताओ। दूसरे वाले के अंदर आखिरकार फ्रंट में ही क्यों लगाते हैं, नीचे क्यों नहीं लगाते हैं, बीच में क्यों नहीं लगाते। पहले मैं आपको एक काम कर देता हूँ, मैं आपको ज़रा एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या, जैसे आप लोग ये समझें इसके अंदर कि जो हाइड्रोजन है, अगर मान के चलिए, मान के चलना है नहीं, मान के चल रहे हैं, मान के चलिए कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होती,
हाइड्रोजन कितनी होती, मान के चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर अगर होती 4, अभी मैं मिटाल करके फिर से 2 कर दूंगा जस्ट आपके दिमाग के लिए समझाने के लिए। हाइड्रोजन अगर यहाँ पर 4 होती और यहाँ पर ये 2 है, तो बेटा देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके बराबर करने के लिए, ठीक है सर। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया, ये LHS साइड में, LHS साइड में हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है, इस 2 को मैं अगर यहाँ बैलेंस करूंगा, ध्यान देना, यहाँ बैलेंस करूंगा, तो सर आप ये बताइए इस 2 की जगह पे मैं डायरेक्ट 4 लिख दूंगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लिखना तो ऐसे ही चाहिए। तो अब जरा ध्यान देना कि यहाँ पर H4O हो चुका है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर H4 हो चुका है। H2O जो होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल पानी जैसी, मतलब अगर आप इसकी 2 बूंदें 4 बूंदें, 1 गिलास 1 लोटा पूरा भर कर के पानी पी लिए तो मरोगे नहीं। पर मुझे इस H4O की, पहली बात तो ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बनेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। पर मान लो आपको समझ में नहीं आता, आप तो ये सोच लो सर अगर ऐसा कर देते तो क्या दिक्कत होती, तो दिक्कत ये होती कि ये जो कंपाउंड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे नहीं पता है। आप बोलो सर दिख तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है, ये भी मतलब ये भी लिक्विड है तो ये भी लिक्विड जैसा दिख रहा है, ये भी ट्रांसपेरेंट है तो ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी सर अगर मान लीजिए इसमें से भी गंध नहीं आ रही, इसमें से बदबू नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, तो इसमें से भी नहीं आ रही, क्योंकि पानी में से स्मेल थोड़ी आती है, तो इसमें से भी नहीं आ रही, सब कुछ बिल्कुल पानी के जैसा दिख रहा है। तो सर क्या करें, थोड़ा सा पी के देखो पता चल जाएगा। मतलब क्या, इसको पियोगे तो मरोगे नहीं, और इसको पी लिया तो पता पड़े आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए, मर ही जाओ, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं। मतलब दिखने में जरूर तुम्हें वैसा दिख सकता है, परंतु इंटरनल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं। इसलिए कभी भी हम बैलेंस करने के लिए उसके केमिकल फॉर्मूले में बदलाव नहीं करते, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला अगर बदल गया तो इसका मतलब उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई एक चीज बताओ, किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए, किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए ये थोड़ा ही होता है कि आप और ज्यादा चीजों को खराब करने लगे। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आपको अपने घर के अंदर तरक्की करनी है, पैसा वाला बनना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर का सामान ही बेचते रहो, किसी दूसरे का घर का सामान बेच करके घर के दूसरे घर में जाके चोरी कर करके अपने घर को बड़ा ऊपर कर लो, तो ऐसे गलत काम नहीं करना है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर भी नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आई ना, कि मतलब बैलेंस करने के चक्कर में आपने दूसरे कंपाउंड को ही बदल दिया, तो ऐसे काम नहीं करना है। जो एक्चुअल में जो रिएक्शन हो रही है उसी को ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब सर इसके बाद में जो तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर, तो तीसरा वाला नियम सर क्या होगा इसके अंदर, तो देखो सबसे पहले वाला क्या था, सबसे पहला वाला ये था कि हमें हमेशा छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के बराबर बनाना रहता है, ना कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के बराबर, ठीक है। दूसरी बात, जो नंबर जिसकी मदद से हम छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर बना रहे थे, उस नंबर को लिखने के लिए हमेशा फ्रंट में ही लिखते हैं। फ्रंट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि नीचे लटकाएंगे तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फ्रंट में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पानी की 1 बूंद थी अब पानी की 3 बूंद हो गई, तो पानी का फॉर्मूला तो वही है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो वही है, बस क्वांटिटी ही तो बढ़ गई। तो क्वांटिटी बढ़ने से क्या तुम अगर पानी की 1 बूंद पीने से नहीं मर रहे हो, तो 3 बूंद पीने से भी कौन से मर जाओगे, समझ में आया। तो इसका मतलब हमेशा हम फ्रंट में ही बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ में सर और भी कुछ है क्या, हाँ, एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो स्टेप रह जाती है कि कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप हमेशा बड़े वाले कंपाउंड को ही चुनें। बड़े वाले कंपाउंड को इसलिए चुनें क्योंकि आपको उसके हेल्प से ही, उसी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं पहले आपको उनको बैलेंस करना रहता है। जैसे Fe3O4 है तो इसमें आपको आयरन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आयरन और ऑक्सीजन वो भी राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड वाले आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर जब इनको बैलेंस करेंगे तो जो बाकी की चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी, और अगर कुछ तो भी रह जाती हैं तो फिर जो रह जाएंगी फिर उनको बैलेंस करेंगे। तो पहला काम क्या रहेगा, आपका जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट को आप पहले पॉइंट पे लिख लेना, इसको दूसरे पे, इसको तीसरे पे। जो पहला हमने जो बताया था इसे दूसरे पे लिख लेना, जो हमने दूसरा बताया उसे तीसरे पे लिख लेना, और जो तीसरा बताया है उसे पहले पे लिख लो,
क्या लिखना है सबसे पहले सर? सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला कंपाउंड चुनते हैं। सबसे बड़े वाले कंपाउंड को चुनने के बाद में हम दूसरा काम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए छोटे वाले नंबर को हम बड़े वाले नंबर के बराबर करते हैं, ना कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के। जिस किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उस छोटे वाले नंबर में, ताकि वो बड़े वाले नंबर के बराबर हो जाए, तो उस छोटे वाले नंबर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को हम कभी भी बीच में लटकाएंगे नहीं, कभी बीच में फंसाएंगे नहीं, हमेशा फ्रंट में उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 3 नियम, बेटा 3 ही नियम होते हैं इसके जनरली, तो 3 नियम से मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करके बताऊंगा और फिर इसके बाद में कुछ और भी ज़्यादा टिपिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके हम देखेंगे। ठीक है, जब तक जरा इन नियम को जरा मैंने आपको जो बताया है इसको जरा मैं रफ कर दूं, आप लोगों को तो लिख ही लिया होगा जहां तक मुझे लगता है, तो जरा आप ध्यान देते हैं इसके अंदर। यहां पर सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मैंने बोला था सबसे पहला नियम होता है सबसे बड़े कंपाउंड को चुनना, तो चुन लिया है ना। जैसे एक गाना होता है मैंने चुन लिया, तो भैया यहाँ पे भी चुन लो, यहाँ पर भी बड़े कंपाउंड को चुन लो और किसी को ना चुनो, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आयरन, तो आयरन वो भी किधर है, ये अपना है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में किसको देखना है, आयरन को, तो आयरन देखा, आयरन अपने पास में इधर है 3, परंतु जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा तो ये कितना है 1, और सब 1 तो हमें 3 के बराबर करना है, तो 3 के बराबर करने के लिए इसमें करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, और LHS साइड में जो आयरन है उस आयरन को हमने देखा, ये रहा। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसमें हमने 3 नंबर का मल्टीप्लाई किया, उस 3 को नीचे लिखें क्या सर, नीचे लिखें क्या, नहीं, तो कहाँ लिखना है, ऊपर, यानी कि सामने फ्रंट में। तो सर देखो ये तो बैलेंस हो गया, 3 = 3, तो ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब सर हम किसको देखेंगे, अब इसके अंदर दूसरा एलिमेंट बचा हुआ है जो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर गए, ऑक्सीजन कितना है 4, परंतु इधर आकर के देखा तो ये है 1, और इसमें 1 को अगर मैं 4 के बराबर करना चाहूँगा तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 का ध्यान देना, तो 1 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बैलेंस किया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले O को ढूंढेंगे, इसमें तो O है ही नहीं, इसमें O है, इसमें बैलेंस करेंगे। तो 4 नीचे लगा दूं क्या, नहीं, कंपाउंड ही बदल जाएगा, तो किस में लगाना है, फ्रंट में, तो फ्रंट में लगाया। अब ध्यान देना, अगर जैसे ही मैंने फ्रंट में लगाया तो मेरा ऑक्सीजन जो है, ध्यान देना, मेरा जो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और ध्यान दे लेना कि ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जो 1 है, 1 का जो आगे वाला जो नंबर होता है हमेशा लटके वाले नंबर का आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हम टोटल उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये ध्यान रखना, ये वाला नियम बना सकते हो अगर तुम्हें बनाना है तो। वैसे तो नॉर्मली सभी बच्चों को याद रखना चाहिए, क्या, जो भी एलिमेंट के नीचे जो भी नंबर है और फ्रंट में नंबर है, तो नीचे लटके हुए नंबर का फ्रंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उस एलिमेंट की टोटल वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सीजन की जैसे मान लो इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, तो हमने मान लिया 1 × 4, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है सर, तो ऑक्सीजन की वैल्यू तो 4 हो गई, पर ये बताओ बेटा, इस ऑक्सीजन को 4 बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हाइड्रोजन में भी तो चेंज हो गया। कैसे, पहले हाइड्रोजन कितना था, पहले हाइड्रोजन 2 था, पहले हाइड्रोजन 2 था, अब ये जो 2 है ये इसके आगे वाले नंबर जो लटका हुआ नंबर है वो आगे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 = 8, तो हाइड्रोजन वो भी LHS साइड का हाइड्रोजन जो है ये 2 × 4 होने से 8 हो जाएगा। तो आपको इसमें 2 बातें और ध्यान रखनी है, 2 बातें ये ध्यान रखनी है कि हमेशा से हम जब कभी भी आगे जो नंबर लिखते हैं और जो लटका हुआ जो नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसका आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर के उस एलिमेंट का ओवरऑल वैल्यू पता चलता है। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर अगर आप एक, जैसे ये कंपाउंड था H2O, परंतु हम बैलेंस किसको कर रहे थे, केवल और केवल ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के समय पर
अगर आप इसको बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन को, परंतु जिस भी नंबर से आप इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, परंतु इसके साथ में अटैच दूसरे एलिमेंट का जो नंबर है वो अगर बदल रहा है, जैसे देखो इसमें बदल गया, ये 2 था, अब ये 2 का इंटू होगा 4 से, तो 2 4 जाए, तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू बदली है, तो इसके साथ में जो भी एलिमेंट अटैच होंगे, अगर वो इसको बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उस नंबर से अगर दूसरे वाले एलिमेंट के बैलेंसिंग पर डिफरेंस आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको भी तुरंत के तुरंत यहाँ पर चेंज कर लें, ताकि आपको पता रहे कि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया था उस नंबर का इम्पैक्ट, उस नंबर का प्रभाव दूसरे वाले एलिमेंट पर भी पड़ गया है। तो अब उसका जो ओवरऑल वैल्यू जो आ रही है दूसरे वाले नंबर की, जैसे हाइड्रोजन की, तो इसी की वैल्यू मुझे इसमें भी बैलेंस करनी पड़ेगी। और इसमें बैलेंस कैसे करूंगा मैं? इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, अब ये देखो ये 8 है, ये 8 है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, ये 2 है। तो सर बताओ इसमें आपको 8 बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो। अरे सर वो तो पहले से ही है, 1 तो पहले ही है, तो 2 × 1 = 2, ये क्यों कर रहे हो आप? तो ठीक है भैया 2 से कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 फिर भी 8 के इक्वल नहीं होगा। 3 का कर दो, 3 2 जा 6, फिर भी नहीं होगा। सर 4 का कर दें तो 4 2 जा 8, हाँ सर 4 का करेंगे। अब 4 का करेंगे किधर? RHS में। RHS में हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है। तो 4 का करेंगे नीचे, 24 कर देंगे ना, 2 के नीचे 4 लगा देंगे, वो भी नहीं, तो कहाँ करेंगे? फ्रंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। और इस प्रकार से आप जरा देखें ध्यान से, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 4, और ये भी 4, और यहाँ पर ये भी 3, और ये भी 3, ये सब कुछ आपका बैलेंस हो चुका है। देखो भैया मुझे पता है आप लोगों का दिमाग घूम गया होगा, आप लोगों को मैं फिर से रिकैप करा रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज़ को, इसलिए फिर से ध्यान से सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लोग देखें, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने नियम क्या बताया था? सबसे पहले बैलेंस करने के लिए सबसे बड़े वाले कंपाउंड को चुनें, उसके बाद में आपको जब भी बैलेंस करना होता है सबसे बड़े कंपाउंड को चुनें। ये लिखना वगने का तो मैं सब बता ही दिया पहले। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे बड़े कंपाउंड को चुनें, उसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं उन एलिमेंटों पर जाएं, जैसे इसके अंदर Fe और O दिया हुआ था। ठीक है, अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि सर आपने केवल इसी को ही क्यों चुना, बाकी ये वाला भी तो बड़ा सा दिख रहा था। नहीं बेटा, तो खुद देख लो ना, ये 4 तो था ही नहीं, Fe इसमें 3 थे, O 4 थे, तो 3 + 4 कितने हो गए? टोटल 7। इसमें 2 + 1 3 थे, इसलिए जो सबसे बड़ा कंपाउंड हो उसको चुनो। ठीक है, तो हमने इसको चुन लिया। फिर जब इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट पर जब हम गए तो उनको देखा, और उनके साथ में जब हमने इधर चेक करके देखा तो वो अनबैलेंस्ड थे, 1 और 1 थे। तो हम इसलिए जब बैलेंस करेंगे तो दूसरा नियम कहता है कि हमेशा हम छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के बराबर करते हैं, ना कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के। तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के तो बराबर करेंगे नहीं, छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करेंगे। तो छोटे वाले नंबर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है उस नंबर को हम जब एडजस्ट करेंगे किस तरफ, जिस तरफ हम उसको बराबर कर रहे हैं उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा। यानी कि ये जो हम 1 को 3 कर रहे हैं, ये LHS में कर रहे हैं, तो LHS में ही हमें Fe ढूंढना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है? ये इधर लिखा है। तो कभी भी जब हमें इस नंबर से, जब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो इस नंबर को कभी भी लटकाएंगे नहीं, लटकाने का काम अच्छे लोग नहीं करते, बीच में फंसाएंगे भी नहीं, वो वाला काम भी गलत लोग करते हैं। हमेशा हम फ्रंट में ही इसे लिखते हैं। दूसरा नियम ये था। तीसरा नियम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आप लोग किसी भी नंबर को जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं तो एडजस्ट करने पर आप कभी भी बीच में आप इधर लटकाते इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ये मैंने बता दिया। अगली बात ये है इसके अंदर, अगली बात ये है कि कभी भी जो एलिमेंट होता है उसको बैलेंस करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जब आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं जिस किसी भी एक नंबर से, तो उस नंबर की वजह से अगर दूसरे वाले एलिमेंट पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वहीं के वहीं आप उसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको तुरंत के तुरंत वहाँ पर सुधार लें।
क्योंकि अगर आपने इसको बैलेंस करने पर इसकी वैल्यू तो आपने बैलेंस कर दी, परंतु जो इस पर इम्पैक्ट पड़ा अगर आपने यहाँ पर उसे सुधारा नहीं तो आपकी नज़र में नहीं आएगा और फिर लास्ट में आप सोचोगे कि आपने तो सही किया, लास्ट में गलत हो जाएगा। इसके बाद में एक और बात, जो लास्ट इसका नियम था कि हमेशा किसी भी एलिमेंट के नीचे लटका हुआ जो नंबर होता है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं लटका तो 1 मानेंगे, तो जो लटका हुआ जो नंबर होता है वो जो फ्रंट में जो नंबर होता है, फ्रंट वाले नंबर से लटके हुए वाले नंबर का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने पर उसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनाई। इसको कैसे बनाया वो भी देख लो। Fe3O4 है, तो यहाँ पर आयरन 3 था, इधर 1 था, इधर आयरन 1 था शुरुआत में, तो इसको 1 से 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 को मैंने इधर आगे फ्रंट में लिख दिया। दूसरा एलिमेंट था ऑक्सीजन जो कि 4 था, इस 4 और इधर कितना था ऑक्सीजन 1 था पहले, फिर मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 आ गया। अब मैंने इस 4 को क्या किया, इधर लिखूंगा नहीं, फ्रंट में लिखूंगा। फ्रंट में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, परंतु इस 4 से ये हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, और इस प्रकार से हमने 4 को इस हाइड्रोजन के साथ में भी जो इम्पैक्ट हुआ उसको भी लिखा कि 4 × 2 तो हाइड्रोजन 8 हो गया इस 4 की वजह से, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये 8 हो गया सर, और इधर तो केवल 2 ही था, तो इधर 2 था, तो अब इसको 8 बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे हमको मिला 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को आगे फ्रंट में लिख देंगे, जिसकी वजह से ये बैलेंस्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरी की पूरी मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको समझा दी है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दूसरा दिक्कत अगर आती है, कोई दूसरी दिक्कत मतलब कोई दूसरी इक्वेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी प्रॉब्लम आपको अगर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसको बैलेंस करके बता दूंगा। और अगर आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेरे जरिए, तो मैं आपको एक सिंगल सा एक और क्वेश्चन जल्दी से बता देता हूं, फिर उसके बाद में आप लोगों का ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आगे वाले टॉपिक्स को देखेंगे। तो आप लोगों को जल्दी से मैं एक इक्वेशन बता देता हूँ, एक और, ठीक है, और फिर आप लोग इंटरनेट से ढूंढ करके अनबैलेंस्ड इक्वेशन चुनना, फिर उसके बाद में उनको बैलेंस करना, ठीक है, ये प्रैक्टिस काम हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर आपको बोल देता हूँ कि आपके पास में एक ये कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं, गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये भी गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है। इसके अंदर भैया बाकायदा इसमें प्रेशर लगा करके ये 2 रिएक्शन कराई जा रही हैं। इसके बाद में क्या बनता है, इसके अंदर मिथाइल एल्कोहल बन रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये लिक्विड एल्कोहल यानी कि शराब हमेशा लिक्विड में ही होती है, गैस में थोड़ी ना कोई पीता है। कि हनी सिंह के पास में भी जाओगे, बोलोगे 4 बोतल वोडका, तो कैसे लोगे, सूंघ करके लोगे, क्योंकि वो तो गैसियस फॉर्म में पी रहा है, ऐसा नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। देखो ये देखो, मैंने उस दिन जब आपको केमिकल इक्वेशन बताई तब बताया था कि अगर कुछ रिएक्शन जबरदस्ती करवानी पड़ती हैं, क्योंकि अपने आप होंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही गैसियस फॉर्म में गैस तो भगेंगी, तो ये दोनों कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगी और लिक्विड में बनेंगी ही नहीं। इसलिए हमने 340 का हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, दबाव डाला, तब जाकर के इनके मॉलिक्यूल्स कंडेंस हुए, तब जाकर के एक दूसरे से जुड़े, तब जाकर के एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला। तो ये सारी चीजें यहां मेंशन करनी है। अब हम एक काम करेंगे कि इसको जरा चेक करने के लिए सबसे पहले जल्दी से हम देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से थे। इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास में अगर हम LHS देखें और RHS देखें तो ध्यान से देखें, LHS के अंदर इसमें कार्बन कितना है, कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है सर 3, तो ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 3 + 1 4, तो हाइड्रोजन हो गए इधर 4, ऑक्सीजन कितना है 1 है। सर देखो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, इधर क्या है, इधर ये 4 है, तो इधर अगर ये 4 है तो इधर 4 होने की वजह से इधर मुझे 4 करना है, तो 4 करने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ा मुझे हाइड्रोजन के साथ में। तो देखो सर हाइड्रोजन पे गया लेफ्ट हैंड साइड में, अब मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ये फ्रंट में कर दूंगा और इस तरीके से देखो अब हमारी पूरी ओवरऑल केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। चेक कर लेते हैं, LHS के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कार्बन 1 है तो राइट हैंड साइड में भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 1 है,
लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमारे हाइड्रोजन 4 हैं, और इस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। तो बच्चों मैंने आज आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना सिखा दिया है, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, और एडवांस्ड लेवल के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, पहले तो खुद ट्राई करें, और अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर आप एडवांस्ड लेवल के केमिकल इक्वेशंस को भी सॉल्व कराएं, तो आपके लिए एक अलग से वीडियो उसके लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। और आपको आज के वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आया हो तो वो भी आप कमेंट करके बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके वो सारे के सारे डाउट्स को जब भी पढ़ूंगा, जैसे ही जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा, तो आपको तुरंत के तुरंत आपका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देव कोचिंग क्लासेस के परिवार से आप जल्दी से जल्दी जुड़ें और ये वीडियो सभी जगह पर शेयर करें, ताकि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वेल नहीं हैं और जो मेरे नियर बाय नहीं रहते हैं, ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, तो उनको भी 10th का साइंस का कॉन्सेप्ट सभी लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए, ठीक है।